Hello everyone, welcome to Study Planet coaching classes. I am Hina Verma and I am here to teach you accountancy for cracking the Patwari exam. So let's start. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अकाउंटिंग का मतलब पता होना चाहिए. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. जैसे एक स्मॉल चाइल्ड जब अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी मींस इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो ABC अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करता है. ठीक है, तो ये लैंग्वेज है उसके लिए जिसके थ्रू अल्फ़ाबेट्स के थ्रू वो इंग्लिश सीखता है. वैसे ही जो अकाउंटिंग है एक बिजनेस लैंग्वेज है जो हमें ये बताती है कि बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं. ये सारा रिकॉर्ड जो भी हम मेंटेन करते हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस इन अ बिजनेस, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग का प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं इसकी आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहूँगी. तो हिस्ट्री से पहले हम कुछ कंटेंट्स को रीड आउट कर लेते हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे. देन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे आपको एक रेड कलर की बुक नज़र आ रही है. कईयों ने ये बुक देखी होगी, कईयों ने नहीं भी देखी होगी, लेकिन ये बुक मोस्टली मूवीज़ में देखने के लिए मिलती है. जैसे एक डेस्क पे एक भाई साहब बैठे होते हैं, वो ये बुक मेंटेन कर रहे होते हैं, लॉट ऑफ पिक्चर्स में होती है. ठीक है ना. तो ये बुक को बोलते हैं वही खाता. ठीक है, कईयों ने सुना भी होगा, वही खाता बुक होती है ये क्या होता है, इसमें जो भी जैसे बिजनेसमैन होते हैं जिनकी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं या बिजनेस होते हैं, वो लोग अपना जितना भी लेना देना होता है या किसी को पैसे देते हैं लेते हैं, जितने उनके पास आते हैं या जाते हैं मनी, वो इस बुक में सब रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. तो पहले क्या होता था, जो बिजनेस होते थे वो स्मॉल लेवल पे होते थे और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं होती थी, मतलब इतना लेना देना भी नहीं होता था कि एक दिन में कितनी बार लेना देना हो उनका. ठीक है. तो इस बुक में वो ईजिली रिकॉर्ड हो जाती थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उनके पास अगर किसी ने 10,000 जमा करवाया है तो वो इस बुक में 10,000 की एंट्री डाल लेते थे उसके नाम से लिख के कि इस बंदे से हमें 10,000 रिसीव हुआ है, तो वो 10,000 नोट कर लेते थे. और उनसे अगर कुछ पैसा जाता होता था तो वो उसी को उस बुक में लिख लेते थे कि हमने इस बंदे को इतने पैसे दे दिए हैं. तो ये वाला सिस्टम होता था प्लस माइनस वाला. ये मोस्टली सिस्टम हम घर पे भी अपनाते हैं, अभी तक अपनाते हैं. हम घरों में थोड़ी ना हम अकाउंट्स बनाते हैं. ठीक है. तो ये सबसे पहले बुक बनती होती थी. जैसे हम नोटबुक्स लगाई होती हैं घर पे कि कितना मटेरियल हमारे घर में आया है, राशन आया है तो कितने रुपीस का आया है, और हमने किसी से पैसे लेने हैं तो हमारे पास कितने आए हैं. तो जस्ट हम छोटा मोटा रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी नोटबुक पे. ठीक है. वैसे ही ये बुक होती थी जिसमें लेना देना सारा वो क्या करके रखते थे, रिकॉर्ड करके रखते थे. ठीक है. तो ये तो थी स्मॉल लेवल के बिजनेस की बात. लेकिन अब आजकल के जो बिजनेस हैं वो लार्ज स्केल पे हैं. इट मीन्स कि एवरी सेकेंड लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैपन होती हैं. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इट मीन्स कि कुछ भी लेना देना वो पर सेकंड के हिसाब से भी होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस जो लोग करते हैं. ठीक है. तो ऐसी बुक्स में उनको रिकॉर्ड करना तो बहुत मुश्किल है. ठीक है ना. इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हम बुक में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो इसका जो मॉडर्न वर्जन आप बोल सकते हो वो है अकाउंट्स. ओके. इस बुक को रिप्लेस किया किसने, अकाउंट्स ने. ठीक है. तो अगर हम इसकी बात करें इस बुक की, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन बुक्स विच वॉज कॉल्ड बही खाता.
It was red color book. All the transactions like money inflow or money outflow by simplify just plus or minus, मीन्स जितनी भी मनी आती थी या जाती थी वो प्लस और माइनस में ही डिनोट होती थी. नो फॉर्मेट्स वर रिक्वायर्ड, कोई भी प्रॉपरली फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता था एंट्रीज को नोट करने के लिए कि 10,000 आया 20,000 आया, जस्ट वो लिखते रहते थे जैसे आता था. ठीक है. नो स्पेशल स्किल्स वर रिक्वायर्ड, इसको बनाने के लिए स्पेशल स्किल्स भी नहीं चाहिए होती थी. ठीक है. जैसे हम लोग भी घर में अगर कोई किसी से पैसा लेना होता है, आया है या गया है, तो हम एक नोटबुक पे नोट कर लेते हैं. अब उसके लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है ना. तो अब ये तो थी इसकी हिस्ट्री कि बही खाता रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट हुई. ठीक है. अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन बही खाता. तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ये रेड बुक को बनाने पे हमें फेस करनी पड़ती है. ठीक है ना. जब हम ये रेड बुक बनाते थे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. फर्स्ट था कि ट्रांजैक्शन नॉट सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड. ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का कोई भी एक सिस्टमेटिक वे नहीं था. जैसे कोई मनी आती थी वो रिकॉर्ड कर ली जाती थी इन द फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस, कि आया तो प्लस कर दो, गया तो माइनस कर दो. डिफ़िकल्ट टू फाइंड स्पेसिफिक एंट्री. मान लो अगर आप लोगों को किसी जैसे पूरे साल की एक बुक बना ली हमने, सारी ट्रांजैक्शन उसमें डाल दी. अगर आपको बीच में से बोल दिया जाए कि आपको 26 मार्च की एंट्री चाहिए कि 26 मार्च में इस बंदे से आपने कितने पैसे लिए थे या उसको दिए थे. ठीक है. तो आपके लिए तो कितना मुश्किल हो जाएगा, एक एक पेज को टर्न करना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा ये. ठीक है ना. चांसेस ऑफ मिस्टेक्स तो होंगे ही, क्योंकि जो बंदा बना रहा है, ठीक है ना, अब वो ट्रांजेक्शन सिंप्लीफाई, नो यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने हैंड से हैंड रिटन बना रहा है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस तो है ही है ना. ठीक है ना. देन उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है ये, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन को हाथ से लिखना है, हर ट्रांजेक्शन्स को उन्होंने बनाई जाना है बुक में. ठीक है ना. एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इट मीन्स कि इसको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. अगर कहीं पे भी ये बुक्स, अगर पूरे साल की बात करें तो अराउंड 8-9 बुक्स अगर बन गई उसकी, अगर इधर उधर लेके जाने पड़े तो कितना मुश्किल है. ठीक है ना. तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो ये वही खाता ने क्रिएट की. अब इस वही खाता की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक न्यू वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग. अब हम एक्चुअल में अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है. तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे, देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि होता क्या है अकाउंटिंग. फर्स्टली रीड आउट करते हैं. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. तो अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझना. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. देखो, जो वही खाता था उसमें कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं था. जैसे भी कोई एंट्री होती थी, आता था पैसा या जाता था, तो हम प्लस और माइनस टर्म में उसको क्या कर लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे. लेकिन जो अकाउंटिंग है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पहचानना. ठीक है. देन मेजरिंग, उसको मेजर करना इन द मनी टर्म्स. देन रिकॉर्डिंग, कि उसको जो हमारे पास डाटा है या हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है. देन क्लासीफाइंग, इट मीन्स जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कैसे हमने एक डिफरेंट ग्रुप्स में अलॉट करना है. समराइजिंग का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना. ठीक है ना. इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि चेक करना कि क्या जो हमने चीज बनाई है वो प्रॉपरली एक्यूरेट है.
देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि आपका सारा रिकॉर्ड बन चुका है और आपने उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है और अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट्स हुए के लॉसेस हुए, कितने हुए और ये किन किन सोर्सेज से हुए, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो हमें ये बोल रही है। अब जो ये इंटरप्रेटिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग है, अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन अकाउंटिंग में सेम प्रोसेस है जो आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखो, जब भी हम अकाउंट्स बनाने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजैक्शंस को। इट मीन्स कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी पर्सन ने किसी की हेल्प की, रोड को क्रॉस करवा दी, तो क्या आप ये मानते हो कि आपको अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोई मनी वैल्यू या फिर कोई मनी टर्म नहीं है जिसको हम अपने अकाउंट्स में या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ले, ठीक है ना। तो हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स चूज करेंगे जिसमें एक्चुअल में मनी टर्म हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने किसी से 10,000 रुपीज़ लिए तो इट मीन्स वो मेरी ट्रांजेक्शन है और मैंने उसको अपने बुक्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्लियर है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। सो इसलिए पहले वो ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों की पहचान करनी है जिनको हम अपने बुक्स में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है ये, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। अब देखो, मेजर करना है हमें कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स कितनी मनी टर्म्स में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा और वो 50,000 रुपीज़ का है, तो जो वो 50,000 रुपीज़ हैं वो उसकी क्या है, मनी वैल्यू, और मैंने उस ट्रांजेक्शन को मेजर कर लिया किसमें, 50,000 में, तो वो ट्रांजेक्शन मैं अपने अकाउंट्स में क्या कर लूँगी, रिकॉर्ड कर लूँगी। तो अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर कंसीडर्ड एज कॉमन यूनिट। तो मनी के अलावा अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं डलती हैं, ये अपने माइंड में रखना, ठीक है। मनी के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है। देन थर्ड नंबर पे आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब हमने देखो आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने मेजर भी कर लिया कि कितनी मनी वैल्यू है, अब हमने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन appropriate books of accounts such as journal और subsidiary books। देखो, जैसे वही खाता था जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं होता था, जस्ट पेजेस होते थे ब्लैंक, उसमें हम जितना पैसा आता था वो रिकॉर्ड कर लेते थे, जितना जाता था वो रिकॉर्ड कर लेते थे। लेकिन अकाउंटिंग है बुक्स ही, ठीक है ना, लेकिन ये सिस्टमेटिक बुक्स होती हैं जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट्स बने होते हैं, एक प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो होता है। जैसे एक रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, तो वो प्रोसेस में होते हैं, ठीक है ना। ऐसे अकाउंट्स को बनाने के लिए भी एक डेफिनेट प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करके ही अकाउंट्स बना सकते हैं। तो अपने माइंड में ये रखो, जब भी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहली बुक हमारे पास जो रिकॉर्डिंग वाली होती है वो होती है जर्नल। जर्नल GEN वाला नहीं, JOURNAL वाला जर्नल, ठीक है। ये एक बुक है जिसमें अकाउंट्स की स्टार्टिंग होती है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपनी जितना भी लेना देना है उसको रिकॉर्ड करना।
ओके, देन अब रिकॉर्डिंग भी हो गई, देन हम क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन्स। अब देखो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सेम लेवल की तो नहीं होती हैं हर बार, कि जैसे अगर अमित एक लड़का है और एक राज एक लड़का है, हमने कोई भी ट्रांजेक्शन अगर अमित के साथ की है या फिर राज के साथ की है, तो इनके साथ ट्रांजेक्शन एक एक तो नहीं हुई होगी, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अमित से फर्नीचर खरीदा, ठीक है, मैंने फर्नीचर के उसको पैसे दिए, ठीक है, देन आने वाले टाइम में मैंने उससे बेंचेस खरीद लिए, मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन लॉट ऑफ आपस में होती रहेंगी। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमने उसको क्लासीफाई करना होता है, मतलब एक कैटेगरी में डालना होता है। वो कैसे होता है कि अमित से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी अमित की बुक्स में जाएंगी, और राज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो राज से रिलेटेड अकाउंट में जाएंगी। तो मतलब हर एक बंदे का या हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनता है, जिसका मतलब होता है कि हमने हर ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर दिया सेम लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे जितनी भी हमारी सारे साल के अंदर कैश की एंट्रीज होंगी वो हम सारी कैश अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, या जितनी भी अमित से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो अमित के अकाउंट में जाएंगी, या राज से जितनी रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो सारी राज के अकाउंट में जाती हैं। तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं ना, इनको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ओके, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे राज अकाउंट, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये जितने अकाउंट हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, तो इनको बोला जाता है लेजर अकाउंट, और ये सेकंड स्टेप होता है आफ्टर द जर्नल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन अब हमने क्लासीफाई कर लिया, अब हम समराइजिंग पे आते हैं। समराइजिंग का मतलब होता है, देखो अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना लिए, कितने सारे अकाउंट्स बन जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 ईयर के अकाउंट बनते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी ने अगर अपनी कोई भी पोजीशन चेक करनी है तो वो 1 ईयर के अकाउंट तो बनाती ही है। आफ्टर द 1 ईयर वो अकाउंट से पता चलता है कि कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए या कितने लॉसेस किए, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल जैसे 1 अप्रैल से अकाउंट्स बनने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से मान लो अभी स्टार्ट होने हैं अकाउंट्स बनने 2021 से, तो इसकी जो क्लोजिंग होगी वो होगी 31 मार्च 2022, मतलब 1 ईयर हो गया पूरा। 31 मार्च को हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी की एक्चुअल में क्या पोजीशन है, ठीक है। तो समराइजिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उनको समअप करना, कि एक जगह पे रिकॉर्ड करना। तो हम अब ऐसा अकाउंट बनाएंगे जिसमें ये सारे जो अलग अलग अकाउंट बने हैं उसका डाटा एक जगह पे आ जाए, ठीक है। इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर and in the form of statements which are understandable by the user. It include trial balance, trading account, profit and loss account and balance sheet. अब देखो ये जो क्लासीफाई में हमने अकाउंट्स अलग अलग डिफरेंट बनाए थे, अगर किसी ने हमारे अकाउंट चेक करने हैं तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको कितने सारे अकाउंट्स रीड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको इजी बनाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे, मतलब उसका डाटा इकट्ठा करके ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। अब ये भी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट जर्नल बनती है, सेकंड नंबर पे लेजर बनती है, थर्ड नंबर पे ट्रायल बैलेंस बनता है, देन ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें प्रॉपर क्रक्स ऑफ द कंपनी बताती है कि एक्चुअल में कंपनी की क्या पोजीशन है। तो जिसने भी हमारे अकाउंट चेक करने हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लेजर चेक करे, वो सीधी हमारी बैलेंस शीट उठाएगा या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाएगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है। देन 6 नंबर पे आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। Results of the business are analyzed and interpreted so that the users of financial statements can make a meaningful and sound judgment. मतलब अब आपने रिजल्ट्स तैयार कर लिए हैं, जो अकाउंट्स बना चुके हो आप समराइज करके, वो रिजल्ट आपके अब लोगों तक पहुंचेंगे,
कि एक्चुअल में आपकी कंपनी किस लेवल पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। देन कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू द यूज़र। अब कम्युनिकेशन का मतलब है कि जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स बन चुकी हैं अकाउंट्स में, अब वो आप लोगों तक पहुंचाओगे इन द फॉर्म ऑफ योर बैलेंस शीट, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ताकि जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर ले। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ये आपके स्टेप्स भी थे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और डेफिनेशन का ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन हो चुका है। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि अकाउंट बनाने का क्या उद्देश्य है। अब अकाउंट्स बनाते हैं हम, क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पहले होती थी वो लिमिटेड होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या है, हाई लेवल पे है, तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अगर हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स का करना है तो अकाउंटिंग सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। अब अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम? अपनी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है या कितना हमने लोगों से लेना है या लोगों को देना है, तो वो सारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें अकाउंटिंग से ही पता चलती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। अब जो अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, मीन्स अगर जैसे क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना है और हमारी कंपनी से उनका कोई ना कोई रिलेशन है, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है? अकाउंटिंग। टू असिस्ट द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो होती है, जितने भी हाई लेवल के हाई ग्रेड के पर्सन होते हैं, सीईओ ऑफ द कंपनी, उन्होंने जितने भी डिसीजन या जितनी भी पॉलिसीज बनानी होती हैं वो अकाउंटिंग के बेस पे ही बनानी होती हैं। ओके, देन एडवांटेजेस क्या हैं अब अकाउंटिंग के। अब देखो, अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, तो एडवांटेजेस तो आप खुद ब खुद बोल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हम कुछ डिस्कस कर लें। ऐसे तो इसके एडवांटेजेस लॉट ऑफ बन जाए, अगर 100 पॉइंट्स भी बनाना चाहें तो 100 पॉइंट्स भी बन जाएं, ठीक है ना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हैं, इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर कोई केस फाइल कर दे कि ये कंपनी घपला करती है या प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं देती है या सैलरीज नहीं देती है या फिर गलत प्रोडक्ट बनाती है, तो एक अकाउंटिंग आपके पास एविडेंस होता है, मींस प्रूफ होता है जो आप कोर्ट में दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर आप गवर्नमेंट बोले कि आपने टैक्स प्रॉपर पे नहीं किया, लेकिन अगर आपके अकाउंट्स में प्रॉपरली वो मेंशन है, इट मीन्स आपने वो किया है पे, ठीक है ना। तो कोर्ट में एज अ प्रूफ की तरह भी ये अकाउंट्स काम आते हैं, ठीक है। देन नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है ये। देन मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, बिजनेस के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे मेंटेन अकाउंट्स के थ्रू ही होते हैं। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मोस्टली आती हैं आपकी, जो हमने अभी रीड आउट किया था उसमें समराइजिंग में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर अकाउंट्स के थ्रू ही किया जा सकता है। देन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, अगर हमने अपनी कंपनी का कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी के साथ करना है तो अकाउंट्स यूज़फुल है, क्योंकि अकाउंट्स को देख के ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट और उनका प्रॉफिट कितना है या हमारा कितना लॉस हुआ और उनका कितना लॉस हुआ है, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट जो है जिसने पॉलिसीज़ बनानी है नई नई, तो वो अकाउंट्स को देख के ही बनाएगा कि आने वाले टाइम में अगर मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है या कहीं से पैसा अरेंज करना है तो वो भी उसको अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन के थ्रू ही पता लगेगा। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज़, वही चीज़ें आगे अगर किसी को हमारी कंपनी के बारे में जानना है तो वह अकाउंट्स को देख के ही जान सकता है। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स, वही चीज़ आ गई कि जैसे टैक्सेशन
अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आपने टैक्स कम पे किया है तो आप उनको अपने अकाउंट शो कर सकते हो कि हमारा तो प्रॉफिट ही इतना है, तो हम प्रॉफिट के ऊपर ही जितना टैक्स की परसेंटेज है वो लगा के ही हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए अकाउंटिंग के। देन हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो हर चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है कोई ना कोई, ठीक है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। हमने पढ़ा था कि अकाउंट सिर्फ मनी टर्म्स की फिगर को ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है, मनी टर्म्स की फिगर को रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो दूसरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड ही नहीं करता। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बाकी ट्रांजेक्शन्स को कौन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। डाटा इन अकाउंट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। अब देखो जो अकाउंट्स कंपनीज बनाती हैं उसमें उन्होंने जितना प्रॉफिट शो किया या जितने मेरे इतने खर्चे हुए हैं, मैंने यहाँ यहाँ पे किया है, क्या पता वो सच हो ना हो, ठीक है ना। हर कोई शरीफ तो नहीं होगा, अब करप्शंस तो हमेशा ही अवेलेबल रहेंगी, ठीक है ना। तो लोग अपने अकाउंट्स को भी गलत बनाते हैं, ठीक है ना। बायसनेस का मतलब यही होता है धोखाधड़ी करना, मतलब अपने अकाउंट्स को गलत शो करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आपने इतना टैक्स पे करना है अकॉर्डिंग टू योर इनकम, वो जान के क्या करेंगे, अपनी इनकम को अकाउंट्स में कम शो करेंगे, जान के बोलेंगे कि हमने यहाँ पे खर्चा किया, यहाँ पे किया, जबकि उन्होंने वो किया भी ना हो, ठीक है ना। अपने टैक्स को सेव करने के लिए उन्होंने अपने अकाउंट्स को गलत शो किया, ठीक है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर ही नहीं करता अकाउंट्स, क्योंकि देखो जो हमने ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मशीनरी ली है आज 10,000 की, तो मैंने उस टाइम पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया ना कि मैंने मशीनरी ली 10,000 की, लेकिन आने वाले टाइम में अगर उसकी प्राइस जो है वो 15,000 या 20,000 हो जाती है तो वो थोड़ी ना मैं रिकॉर्ड करूँगी अपने अकाउंट्स में। तो यहाँ पे इसलिए प्राइस लेवल को वो इग्नोर करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ओके। देन हम कुछ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं। अब पीछे हमने लॉट ऑफ टाइम्स ये पढ़ा है कि यूजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब यूजर्स होते क्या हैं, कौन कौन से यूजर्स हैं जिनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अकाउंट चेक करना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र हैं, मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो कि अकाउंट्स को यूज़ करते हैं विद इन द बिजनेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द कंपनी, ठीक है। और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं जो बाहर वाले बंदे, अगर वो हमारी कंपनी के अकाउंट्स देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसे बिजनेस ओनर है, अब जो मालिक है वो तो अपने अकाउंट्स देखेगा ही, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट अगर उसने की है तो उसको भी पता होना चाहिए ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर, अब जो इन्वेस्टर है जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। अगर जैसे एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, वो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो वो भी हमारे अकाउंट से चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़, तो मैनेजर तो हमेशा और एम्प्लॉयज़ भी हमेशा अपने बोनस के बारे में सोचते हैं, अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो उनकी तरक्की किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंपनी के प्रॉफिट्स पे। तो सबसे पहले वो अपने अकाउंट्स को चेक करेंगे अपनी कंपनी के कि क्या इस ईयर में इतने प्रॉफिट्स हुए हैं कि मालिक जो है वो हमें तरक्की दे दे, बोनस दे दे, ठीक है ना। देन एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, बाहर वाले बंदे, जैसे कोई लेंडर है, कोई सप्लायर है, कोई कस्टमर है, कोई टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, कोई कंपटीटर्स या गवर्नमेंट है। ये सारे लोग हमारे अकाउंट्स को रीड आउट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है ना। कस्टमर, अगर किसी ने हमारे से कोई चीज़ परचेज करनी है तो पहले वो क्या देखेगा, हमारे अकाउंट्स देखेगा कि क्या एक्चुअल में इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कि जो ये हमें चीज़ें प्रोवाइड करने लगे हैं क्या वो प्रॉपरली देंगे भी कि नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये अकाउंट से ही पता चलेगा उन्हें कि क्या पोजीशन है। कॉम्पिटिटर हैं हमारे, वो भी हमारे अकाउंट्स देखेंगे कि हम दूसरों से कितना पीछे चल रहे हैं या कितना आगे चल रहे हैं। गवर्नमेंट तो हमेशा हमारे अकाउंट्स के ऊपर पहले नज़र रखेगी कि कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, अभी मेरे को टैक्स उतना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो लैंडर्स होंगे, जैसे अगर हमें किसी से पैसा चाहिए, कंपनी को किसी से पैसा चाहिए, तो वो कब देगा, जो वो अकाउंट्स को देखेगा, वो देखेगा कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स भी हैं कि आने वाले टाइम में मेरा पैसा वापस भी करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
के यूजर्स हैं जो अकाउंट्स को यूज करते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्लियर? अब कुछ हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा रिवाइज पे आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग all the business transactions in order to know the financial result is called, option है bookkeeping, accounting, journalizing, none of this। तो इसका एग्जैक्ट आंसर पता चल ही गया होगा आपको, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इज, याद करो मैंने कौन सा बताया था कि फर्स्ट स्टेप रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का क्या होता है? ऑप्शन है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। यस, इट्स जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? अब ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने इसमें से एडवांटेज को चूज करना है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, सॉल्व कैलकुलेशंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस और नन ऑफ अबव। ऑब्वियस है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इसका मेन एडवांटेज है। क्लियर? देन 4 क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इंटरनल यूजर मैंने आपको अभी बताया था, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी होते हैं। बैंक्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर्स। बैंक तो बाहर वाले हो गए ना, मैनेजमेंट अंदर वाली हुई। ठीक है ना, जो मैनेजमेंट है, सीईओज हैं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। सो मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल यूजर? अब इंटरनल तो बता दिया, अब इनमें से आप बताओगे कि एक्सटर्नल कौन सा है। और ऑप्शन है आपके मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ओनर्स, गवर्नमेंट। मैनेजमेंट तो इंटरनली हो गई, एम्प्लॉयज भी इंटरनली हो गए, ओनर भी इंटरनली हो गया, एक क्या रह गया? गवर्नमेंट। सो वही तो एक्सटर्नल हुई। सो दैट इज द राइट आंसर। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और आपको जितना कॉन्सेप्ट करवाया है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।